हेलो दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं अम्ल भस्म लवण, एसिड बेस और साल्ट। आइए समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या होता है अम्ल, क्या होता है भस्म, क्या होता है लवण। तो देखिए, सिंपल भाषा में आपको छोटे क्लासेस में ये पढ़ाया गया होगा कि अम्ल क्या होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और भस्म क्या होता है जो स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होते हैं। ठीक। तो ये चीज आपको सिखाया गया, लेकिन अगर हम इस तरह से टेस्ट करने जाएं सारे एसिड और बेस को, तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्या होते हैं, बेसिले होते हैं एसिड जो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ कुछ बेसिस भी खतरनाक होते हैं जो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ आइडेंटिफाई करने का, उसको पहचानने का एक नया तरीका को खोजते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास इसमें किया गया था इन तरीकों की खोज में, वो किया गया था आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस ने कुछ एक तरीका बताया था जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन भस्म है, कौन लवण है। ठीक। तो अब देखिए, जो उन्होंने अम्ल के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि अम्ल, अगर आपको लग रहा है कि ये अम्ल है, मान लीजिए कि अंदाजा लगाएं, तो आप क्या कीजिए, उसको पानी में घुलाइए। पानी में घुलने के बाद अगर वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन दे देता है, तो हम समझेंगे कि वो क्या है, अम्ल है। और अगर वो OH आयन देता है तो हम क्या समझेंगे, वो भस्म। तो आपको इन्होंने यही बताया कि अम्ल वह पदार्थ होगा जो जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देगा। देखिए, मान लीजिए कि HCl है। HCl अगर एसिड है, हालांकि हम तो अब जानते हैं कि HCl एसिड है, तो अगर मान लीजिए कि एसिड है तो इसको हम क्या किए, पानी में घुलाएं। पानी में घुलाने के बाद इसको H++ Cl- मिला, तो H+ मिला, मतलब आर्हेनियस के हिसाब से क्या हो गया, एसिड हो गया। इसी तरह से H2SO4 देखते हैं, तो H2SO4 में H+ प्लस 2H+ और SO4 2- मिला। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि H+ हमको मिल रहा है। तो H+ मिला तो आर्हेनियस के हिसाब से क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। और कुछ और एग्जांपल आपको दिए गए हैं एसिड के, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। HNO3, CH3 COOH, H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक। भस्म, और इन्हीं के हिसाब से भस्म बोला गया कि जो यहाँ पे H+ दे रहा था, भस्म के बारे में बोले कि जो OH- दे। तो देखिए, मान लिया अगर ये भस्म है, ये पानी में जैसे घुलाएं हम, तो ये क्या देगा, Na+ और OH-, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये आपको दो चीज आर्हेनियस के हिसाब से इन्होंने बताया गया, और यही दो चीज आपको ध्यान रखना है। इसी बेसिस पे हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। हालांकि एसिड और बेस के और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, लेकिन पहले हम ये जो बेसिक है, जो सबसे पहले दिए थे आर्हेनियस, उन्हीं के हिसाब से हम समझते हैं। तो हमने समझा कि जो H+ देगा अम्ल, जो OH- देगा वो भस्म। अब देखिए, KOH अगर भस्म है तो ये भी क्या देना चाहिए, K+ प्लस OH- देना चाहिए। अगर ये OH- दे रहा है तो मतलब ये भस्म है। तो उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए हैं, NH4OH, CaOH2, MgOH2। ठीक। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कुछ, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वैसा भस्म जो जल में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, इन्हीं के हिसाब से इन्होंने तो अम्ल और भस्म बता दिया, और इन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्या होता है। तो उसके बारे में उन्होंने, इनका कहना था कि जब भी अम्ल और भस्म का क्रिया होगा और उसमें अगर लवण और जल बन रहे हैं, तो यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन है, उदासीनीकरण है। तो देखिए, ये NOH है, NOH क्या है, भस्म है, HCl क्या है, अम्ल है। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O। और आपको पता है NaCl क्या है, लवण है, नमक है। तो इस तरह से इन्होंने डिफिनेशन आपको दिया, आप इसको लिख लीजिए। अभी जस्ट हमने समझा कि हम सबको टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन अम्ल है, कौन भस्म है। तो उसके लिए आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था कि आप उसको पानी में घुलाइए। पानी में घुलने के बाद अगर ये H+ आयन दे रहा है तो अम्ल है, अगर OH- दे रहा है तो भस्म है। लेकिन क्या इस तरीके से भी पता लगाना सबको संभव है? तो इस तरीके से भी हम बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फिर बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम अम्ल और भस्म को पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हमारा है सूचक, जो है इंडिकेटर है, वो बता देगा आपको कि ये एसिड है या बेस है। हालांकि सूचक का मेनली प्रयोग, जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है, वो उदासीकरण का समापन को दर्शाने के लिए होता है। लेकिन हम इसका पता एसिड और बेस के रूप में भी करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन बेस है। तो देखिए, उसी में आपको दिया गया है डेफिनेशन। सबसे पहले सूचक क्या होता है, सूचक वैसे रंजक जिसका अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंग परिवर्तन, मतलब ये अम्ल में कुछ और रंग दिखाएगा, भस्म में कुछ और रंग दिखाएगा। जैसे आप देख लीजिए, कुछ एग्जांपल हम आपको दिए हैं। लिटमस जो है, लिटमस
ये अम्ल में तो लाल रंग होता है और भस्म में नीला। तो अगर आप लिटमस पेपर, आपको कुछ लग रहा है कि ये अम्ल है या भस्म है, क्या है पता नहीं चल रहा है, तो आप लिटमस पेपर को लेके जाओ, उसमें डुबाओ। डुबोने के साथ अगर उसका रंग लाल हो गया तो अम्ल है, अगर उसका रंग नीला हो गया तो क्या है, भस्म। तो इसी तरह के आपको और भी इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सूचक क्या होता है। वह रंजक जो रंग परिवर्तन करता है अम्ल भस्म के साथ। और सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल, जो आपको हम लोग बनाते हैं। ठीक। तो आर्टि नेचुरल में कौन आएगा, जो हमको प्रकृति से मिलता है, जैसे लिटमस। लिटमस पर हमको प्रकृति से मिलता है, हल्दी, चुकंदर। लेकिन आर्टिफिशियल में मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब लैब में बनाया जा सकता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला गया है। ठीक। अब देखिए, तो इसमें से हम कुछ लिखा दिए हैं आर्टिफिशियल और जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि किसका किसका रंग परिवर्तन होता है और इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें तो लिटमस है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। उसके अलावा फिनोप्थलीन भी इंपॉर्टेंट है, और एक आप हल्दी वाला भी याद रख सकते हैं। तो सब में देखिए रंग परिवर्तन हो रहा है। लिटमस में लाल से नीला हो गया। अगर हम मेथिल ऑरेंज से टेस्ट करना चाहते हैं अम्ल बेस को, तो क्या होगा, अम्ल में अगर इसको डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और भस्म में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। उसी तरह से हल्दी का है, हल्दी को आप अम्ल में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, और भस्म में डालेंगे तो लाल या फिर भूरा रंग का हल्का हो जाएगा। ठीक है। चुकंदर का भी लाल बैगनी से पीला हो जाएगा। तो ये सारा तो आप देख चुके हैं। तो इतने इसमें एक दो कुछ एग्जाम्पल जो आपको है वो याद करना पड़ेगा। अब समझिए, कुछ कुछ चीज आप घर पे भी देख सकते हैं करके। जैसे मान लीजिए कि लिटमस पेपर आपको नहीं मिलता है, लेकिन हल्दी तो मिल सकता है, चुकंदर तो मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे कि कौन अम्ल है कौन भस्म है। तो आप क्या कीजिए कि हल्दी का पेपर को एक सादे पेपर पे उसको बढ़िया से हल्का सा पानी मिला के ऐसे लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद वो बढ़िया पीला रंग का हो जाएगा। अब अगर पीला रंग का हो गया है तो अम्ल डालिए। तो अम्ल के तौर पे आप अपने घर में क्या यूज कर सकते हैं, HCl H2SO4 तो मिलेगा नहीं, तो हाँ, लेकिन आपको नींबू मिल सकता है। नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो हम क्या करेंगे, सिट्रिक अम्ल होता है, तो उसको हम डालेंगे। तो जैसे ही अम्ल डालेंगे तो वो देखेंगे आप कि वो उसका रंग जो पीला था वो पीला ही रह गया, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे ही भस्म डालेंगे, भस्म में और क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, तो आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चूना नहीं है तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप क्या कीजिए, सरफ का हल्का सा घोल बना लीजिए। सरफ क्या होता है, बेसिक होता है, भस्म होता है, वो हम आपको बताएंगे आगे एग्जांपल भी इसका। तो सरफ क्या होता है, भस्म होता है, उसको आप थोड़ा सा बढ़िया से मिला लीजिए। उसके बाद वो जो पेपर आप पीला बनाए हैं, जो हल्दी से लपेटा हुआ पेपर था, उस पर आप दो चार बूंद गिराते जाइए। आप देखेंगे कि उसका जो रंग है, लाल से भूरा रंग, यही दोनों में से कोई आपको एक रंग दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका सूचक के बारे में जानकारी। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए, अम्ल को पहचानने, कैसे पहचानेंगे, वो हम दो तीन तरीके देखे। सबसे पहले तो स्वाद हम देख लिए, दूसरा फिर आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो देख लिए, तीसरा हम सूचक के उपयोग से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन भस्म है। अब हम देखते हैं उससे कुछ गुण। तो गुण में सबसे पहला गुण, तो सबसे कॉमन गुण जो ही है कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टा होते हैं, भस्म क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है। भस्म का एग्जाम्पल आपको बता भी दिए। अगर कभी आपको ऐसा टेस्ट करना हो तो साबुन का थोड़ा सा टुकड़ा आप लेके जी पे रखिएगा, थोड़ा कड़वा टाइप का लगेगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल है कि कुछ अम्ल जो होते हैं विषैले तथा नाशक होते हैं, मतलब खतरनाक होता है, उससे आपको खेलना उलना नहीं है। ठीक। जैसे उसके एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और फिनॉल वगैरह जो जिससे घर में सफाई उफाई होता है, फ्लोर पे पोछा ओछा मारा जाता है वो। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जो है वो भी क्या है, खतरनाक होते हैं। अब बात करते हैं HCl का। तो देखिए HCl क्या है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट रहता है, वो खाना को पचने में मदद भी करता है। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है कि वो गैस गैस बोलता है, पेट में गैस बन गया है। तो गैस किसकी वजह से बनता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, सेल की मात्रा, तो वही हम लोग बोलते हैं कि गैस बन गया है पेट में। तो इसको, गैस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टेबलेट खाते हैं। तो टैबलेट में होता क्या है, तो टैबलेट में मेनली आपको क्या किया जाता है, इसी सबका मिक्सचर दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर टैबलेट नहीं खाते हैं तो कुछ लोग आपको सलाह भी देते होंगे कि नींबू पानी पी लो, या फिर तुम सिरका पी लो। ठीक। तो हालांकि जब आपको बोला जाए कि सिरका भी है हमारे पास, नींबू भी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा वगैरह भी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो उसमें असरदार होगा वो मीठा सोडा वाला होगा। ठीक। बाकी
तो आपको जब गैस बन जाए तो आपका तीनों चीज अवेलेबल है तो आप मीठा सोडा या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसका उपयोग कीजिए तो ज्यादा असरदार होगा। बाकी थोड़ा बहुत के लिए आप नींबू सिरका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए तो ये हो गया हमारा एंटी एसिड, और जो हम इसको यूज करते हैं गैस भगाने के लिए इसका यूज करते हैं उसी को हम लोग एंटी एसिड बोलते हैं। तो आपको जितने एग्जाम्पल करवाएं गैस भगाने के लिए वो सब क्या एक तरह का एंटी एसिड है। ठीक, अब देखिए कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारे पदार्थ है, सब में सोच सकते हैं कि क्या एसिड है कौन सा भस्म है, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्जाम में वगैरह में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम उसको लिखवा दिए हैं। देखिए आप कुछ पदार्थ हैं, 5-6 पदार्थ हैं, उसका जो अम्ल उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित है वो भी हमने लिखवाया है। तो संतरा है, नींबू है, नहीं खट्टा वाला जो ज्यादातर चीज है क्योंकि स्वाद कहता है अम्ल का खट्टा होता है, तो जहां पे खट्टा है वहां पे कुछ ना कुछ अम्ल होगा। तो कौन सा अम्ल होगा ये भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे। संतरा नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल। मिल में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। अमाशय रस यानी आपका जो पेट है उसमें कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसको हम लोग HCl बोलते हैं फॉर्मूला में। लाल चींटी जो आपके घरों में रहते हैं उसमें कौन सा आता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपको ये गुण था, अब गुण बता दिए हैं, आपको कैसे पहचाना वो बता दिए हैं। अब हम इसके अभिक्रिया पे आएंगे कि अम्ल और भस्म क्या क्या अभिक्रिया करके दिखाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। भस्म के अब हम पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया, अलग अलग चीजों के साथ उनकी क्या क्या अभिक्रिया होती हैं उसके साथ। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो धातु के साथ पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद कार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आगे भी बहुत सारी चीजों के साथ पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि कुछ क्या, देखिए अम्ल तथा भस्म की जो अभिक्रिया है उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी सक्रियता क्या है, कौन ज्यादा जल्दी से रिएक्शन करेगा, कौन जल्दी से अभिक्रिया करेगा। तो उसका जो आपको ऑर्डर है वो दिया गया है कि पहले कैल्शियम, फिर पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, उसके बाद लीड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो ये आपका ऑर्डर है ऊपर से लेके ऐसे जाते हुए। यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियक कौन होगा? सक्रिय कौन होगा? पोटासियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा। यानी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं सक्रियता जो उसका होता है कम होते जा रहा है, मतलब उसका जो लड़ने की क्षमता, चाहे अभिक्रिया करने की क्षमता है वो कम होते जा रहा है। तो अब देखिए पहले इस चीज को तो हमको समझ लेना है। उसके बाद अगर हम आते हैं धातु के साथ अभिक्रिया, तो धातु के साथ जो अभिक्रिया है, तो अब जैसे पोटासियम ले रहे हैं हम, ठीक, पोटासियम और ले रहे हैं, मान लीजिए अम्ल ले लिए, तो उसका जो अभिक्रिया होगा बहुत तेजी से होगा। लेकिन अगर हम पोटासियम और लीड ले लें, सॉरी अम्ल और लीड यानी कि जो सीसा होता है उसको ले लें, तो अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी। तो ये हमारा अभिक्रिया सक्रियता का चार्ट है, उसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसको हम अलग से लिखवाएंगे, आपको इसमें और भी बहुत सारे बीच बीच में छूटे हुए हैं वो भी हम आपको लिखाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने लिखा दिया, तो हम एक बार सारे लिखवाएंगे और आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए आप समझते हैं अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया धातु के साथ। देखिए ये हेडिंग है, और किसके साथ? सबसे पहला धातु के साथ। तो ये क्या है? Zn धातु है, Fe धातु है, Zl धातु है। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? अम्ल को मिला रहे हैं, चाहे भस्म को मिला रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम किसी धातु को किसी अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4, यहाँ पे FeCl2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? अलग अलग चीजें बन रही है। यहाँ पे क्या है? अलग अलग चीजें बन रही है। लेकिन यहाँ आपको जो पीछे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है इसमें, इसके साथ क्रिया करने पे क्या देगा? H2 गैस जो हमारा वो सबके साथ निकलेगा। यानी कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है अम्ल और भस्म, तो क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन गैस। और ये जो ऊपर का साइन किया हुआ है इसका ये मतलब हुआ है कि गैस है, रिएक्शन अभिक्रिया से निकल के बाहर वायुमंडल में चल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो हम HCl अम्ल लिए, यहाँ पे भी अम्ल लिए, तो क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या किए हैं? Zn धातु के साथ क्या लिए हैं? हम भस्म लिए हैं, यहाँ पे भी क्या निकल रहा है? H2। ये वाला चीज अलग अलग बन रहा है, लेकिन ये हमको दिख रहा है कि H2 सब में निकल रहा है। तो इसलिए हम बोल दिए कि जब अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन H2 गैस निकलेगा। उसी तरह से अगर हम अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया किसके साथ देखें? धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देखें, तो ये देखिए धातु है Zn, और ये CO3 जो लगा हुआ है कार्बोनेट है, तो ये क्या हो गया? धातु का कार्बोनेट। ये देखिए Na जो है वो क्या है? धातु है, और इसके साथ HCO3 लगा हुआ है। HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो क्या हो गया? धातु का बाइकार्बोनेट। ठीक, तो अब हमको देखना है
कि अम्ल तथा भस्म का धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया हो सकती है। तो हम क्या किए, पहला धातु का कार्बोनेट लिए और उसके साथ क्या लिए, अम्ल लिए। तो हमको देखने को मिला है कि ZnSO4 मिला, H2O मिला, CO2 मिला। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए Na2CO3, धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आगे वाला चीज है वो अलग अलग मिल रहा है, लेकिन जो पीछे दो चीज है वो सब जगह क्या दिखे आपको, कॉमन मिल रहा है, पानी प्लस CO2। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अम्ल भस्म के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, हमेशा हमको क्या मिलेगा, पानी प्लस CO2। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज आपको याद रखना है। पहला क्या रखना है कि धातु के साथ होगा तो क्या बनेगा, H2 गैस। धातु के कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए, इसका आगे बताते हैं। तो हम लोग अम्ल और भस्म पहचानने के साथ साथ भी दो चीज पढ़ चुके थे कि अम्ल और भस्म का धातु के साथ कैसी अभिक्रिया होगी, धातु के कार्बोनेट के साथ कैसी अभिक्रिया होगी। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अम्ल और भस्म का बाकी पदार्थों के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया होगी। तो उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करवा दिया जाए तब क्या होगा। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जब होगी तो आर्हेनियस ने ये बताया भी था कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के कारण क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। तो यहाँ पे देखिए NaOH लवण है, ये क्या है, अम्ल है, और ये NaCl जो बना है ये ये भस्म है, ये अम्ल है, और इससे जो बना है NaCl, जो आप नमक खाते हैं आपको पता है वो क्या है, लवण है। तो और पानी बना है। तो इसी अभिक्रिया को आर्हेनियस ने उदासीकरण बोला था, तो हमने भी लिख दिया है कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि जब भी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होगी तो दो चीज बनना तय है, एक लवण और पानी, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम आते हैं धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की ऑक्साइड, धातु का मतलब धातु यानी जैसे जो भी कॉपर है, आयरन है, लिथियम है, सोडियम है, उसके ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अब देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, मूलतः भस्म होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अब अगर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ पढ़ा रहे हैं, अम्ल के साथ, और इसको हमने क्या बोला कि धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, भस्म होंगे। तो ये भी सेम उसी प्रकार की अभिक्रिया होगी जो हमने उदासीकरण में बताया। यहाँ पे जैसे कि धातु का ऑक्साइड है, ये एक तरह का क्या होगा, भस्म की तरह काम करेगा। ये जब ये भस्म की तरह काम करेगा और इसके साथ हम अम्ल बनाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको लवण मिलेगा, और क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, यानी कि जल मिलेगा। तो ये सेम वही अभिक्रिया हो गया जो उदासीकरण में हुआ, और इसके अगली भी जो प्रोसेस है वो भी सेम होगा। यहाँ पे देखिए अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, भस्म मिला रहे हैं। देखिए अधातु का ऑक्साइड है, ये अम्लीय हो गया, और अम्ल के साथ जब भस्म मिलेगा तो उदासीकरण की अभिक्रिया होगी। उदासीकरण की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण और पानी। तो ये भी क्या है, एक तरह का लवण है, और इसके साथ क्या मिल रहा है, हमको पानी मिल रहा है। ठीक, तो ये प्रोसेस आपको समझ में, जिससे ये कॉपर धातु होता है हमें पता है, कैल्शियम धातु होता है पता है। तो कैल्शियम और कॉपर जो धातु होते हैं इसके ऑक्साइड क्या होंगे, भस्म होंगे। अगर इसके साथ हम अम्ल मिलाएंगे तो उदासीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी, और वो क्या बना देगा, लवण और जल, दो चीज बना देगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपको इस तरह से आसान हो गया, मिला जुला के तीनों जो अभिक्रिया है वो एक तरह का उदासीकरण अभिक्रिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर नामांकन हमको दिक्कत हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए धीरे धीरे नामांकन भी सीख जाएंगे। आपको इस कुछ जो आयन है उसके नाम आपको याद करना पड़ेगा, तब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे H2 को सल्फाइड बोलते हैं, आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं बगल में साइड में। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। Cl- को क्लोराइड बोलते हैं। O2- को ऑक्साइड बोलते हैं। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। फिर से बोल दे रहा हूँ, SO2 सल्फेट, SO4 S2- सल्फाइड, SO4 2- सल्फेट, CO3 2- कार्बोनेट, Cl- क्लोराइड, O2- ऑक्साइड, NO3- नाइट्रेट, PO4 3- फॉस्फेट। अगर आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से देखिए नाम पता चल जाएगा। जैसे यहीं पे देखिए Ca से कैल्शियम में पता है, क्योंकि हमने तत्व के नाम याद कर रखे हैं। Ca से कैल्शियम होता है, हाइड्रोजन होता है, H से हीलियम होता है। तो ये हमें पता है कि कैल्शियम Ca से कैल्शियम होगा। अब CO3 क्या होता है,
CO3 से कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ देखिए सल्फेट, Cu से क्या हमें पता है कि कॉपर होता है, और SO4 से क्या होता है हमें? सल्फेट होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसी में आप एक और ऐड कर सकते हैं, OH को क्या बोलते हैं हम लोग? OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको आता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा बार बार आएगा आपको केमिस्ट्री में। अब देखिए जैसे ये OH से हाइड्रोक्साइड होता है, तो Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप नाम भी बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसको आप 2 बार 4 बार जितना बार भी हो सके आप पढ़िए, और इसका हिंदी भी आप बगल में साइड में लिख लीजिए ताकि आपको आसान हो पढ़ने में, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, और इसको लिख लीजिए, और जहां पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।